आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग सक्सेना, क्लस्टर हेड ऑफ न्यूरोसर्जरी एट मणिपाल हॉस्पिटल्स, द्वारका, और एक लीडिंग न्यूरोसर्जन विद 24 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यूके से मल्टीपल फेलोशिप्स के साथ उन्होंने कॉम्प्लेक्स ब्रेन और स्पाइन सर्जरीज में एक्सपर्ट लेवल रिजल्ट्स दिए हैं। माइक्रो न्यूरोसर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स, brain tumors, deep brain stimulation surgery in Parkinson's disease, spine disorders, डॉक्टर सक्सेना हर पेशेंट को देते हैं पर्सनलाइज्ड केयर और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट। इस वीडियो में आज हम जाएंगे डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन सर्जरी इन पार्किंसंस डिजीज के बारे में और कैसे वो रोज लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। Hello everyone, I am Sarim Iqbal from Media and Network and you are watching India First Doctor Oriented Show, Doctor Opinion, and Opinion Daily Matter. Now today we will discuss about the deep brain stimulation surgery in a Parkinson. और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली एनसीआर के जाने माने मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अनुराग सक्सेना। वेलकम टू आवर शो। यस, सो मैं जानना चाहूँगा पहले कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है क्या? देखिए, पार्किंसंस जो बीमारी होती है, हम पहले पार्किंसंस से स्टार्ट करते हैं ताकि हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन को समझ पाएँ। पार्किंसंस जो बीमारी होती है उसमें पेशेंट्स को ट्रेमर्स होते हैं, मतलब हाथों में पिल रोलिंग ट्रेमर्स, हाथ चलने लगते हैं, ब्रेडिकाइनेसिया, आपके हाथ सख्त हो जाते हैं, जिसको हम रिजिडिटी कहते हैं, जिसके कारण जो आपको टाइटनेस लगती है हाथ पैर में, और फिर ब्रेडिकाइनेसिया मतलब कि चलने में मूवमेंट स्लो हो जाता है, आपके हाथ पैर के मूवमेंट स्लो होने लगते हैं, फिर मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती है। ये शुरुआत में मेडिकल मैनेजमेंट पर दवाई, बीमारी जब डायग्नोस होती है आपको, तो इसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, सिंडोपा, लिविडोपा करके मेडिसिन होती हैं, और भी दवाइयाँ दी जाती हैं जिनसे बीमारी कंट्रोल आती है। जब ये बीमारी का दवाइयों का असर आना आपको ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये बीमारी का समय के साथ में बीमारी प्रोग्रेस होती है, तो जब इन दवाइयों का असर खत्म होने लग जाता है, पेशेंट्स को दवाइयाँ ज़्यादा डोज में लेनी पड़ती है क्योंकि असर नहीं आता है, और ज़्यादा डोज में लेने के कारण साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं। उस समय पे ये बीमारी जो है वो दवाई या मेडिसिन के कंट्रोल के बाहर चली जाती है। वो समय होता है जब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी का रोल आता है। ये सर्जरी, जैसा कि नाम है इसका, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, मतलब कि ब्रेन में उस एरिया में जहाँ से बीमारी आ रही है, वहाँ पे उस एरिया को स्टिमुलेट किया जाता है एक पल्स मेकर या बैटरी के जरिए, जिससे जो पार्किंसंस के सिम्टम्स है, हाथों का हिलना है, चलना, सख्त है, जो टाइटपन है, ये सब चीज़ों में रिलीफ होता है। सो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी इज यूजुअली डन एट एडवांस स्टेज। नॉर्मली हम बोलते हैं कि जिनको 4-5 साल हो चुके हैं, जो मेडिसिन के दायरे के बाहर चले गए हैं, जिनको मेडिसिन पहले काम कर रही थी अब नहीं कर रही, तो ऐसे मरीजों के लिए हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी यूज़ करते हैं। ये सर्जरी इन्वॉल्व करती है एक पेसमेकर जैसा डिवाइस, जो यहाँ पेसमेकर की जगह से कॉलर बोन के नीचे हम लगाते हैं। अंदर ही अंदर महीन वायर जाते हैं जो स्टेरियोटैक्टिकली, मतलब कंप्यूटर गाइडेंस से हम ब्रेन के एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके वहाँ पे उन इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं। सब कुछ अंडर द स्किन होता है। ये बैटरी जनरेट करती है करंट या इम्पल्स। इस इम्पल्स के द्वारा ब्रेन की उस एरिया को स्टिमुलेट किया जाता है रेगुलरली, और उससे हम पार्किंसंस के सिम्टम्स से छुटकारा पा सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट। सो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर कि क्या हर पार्किंसन पेशेंट को डीबीएस की जरूरत होती है या किसी को मेडिसिन के लिए बिल्कुल भी सही? जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो यंग ऑनसेट पार्किंसंस के पेशेंट्स हैं, या फिर पेशेंट्स जिनको अर्ली मतलब डायग्नोस हुआ है पार्किंसंस, अभी डायग्नोस हुआ, उनको हम पहले मेडिसिन पर रखते हैं। मेडिसिन इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। जो पेशेंट्स मेडिसिन पे इफेक्ट दिखाते हैं और उसके बाद मेडिसिन का इफेक्ट या तो बंद हो जाता है या साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, वो पेशेंट्स आइडियल कैंडिडेट्स होते हैं। जिन पेशेंट्स को मेडिसिन से भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, उन पेशेंट्स में हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी करके बहुत ज़्यादा अचीवमेंट नहीं कर पाते। दूसरा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको पार्किंसंस के साथ दूसरी बीमारियां हैं, स्पेशली अगर आपको कुछ साइकेट्रिक इलनेस है, डिप्रेशन है, कोई साइकोसिस है, डिमेंशिया है, वैसे केसेस में भी हम डीबीएस यूजुअली अवॉइड करते हैं। सो देखा गया है कि इसमें पार्किंसन में जो है मैक्सिमम लॉन्ग लाइफ मेडिसिन दी जाती है कि आपको हमेशा खाना है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे पेशेंट होते होंगे जिनको हम सर्जरी से ठीक कर सकते हैं। तो क्या जैसे उस पेशेंट को सर्जरी के बाद ठीक करने के बाद क्या फिर मेडिसिन की जरूरत होती है या उन्हें नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, मैं हमेशा पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ, और जब जहाँ भी डीबीएस के बारे में टॉक देने जाता हूँ, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी पार्किंसंस का क्योर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पार्किंसंस का कोई क्योर नहीं है, उसके लिए दवाइयाँ आपको लेनी ही पड़ेंगी।
उस स्टेज पे जब दवाइयों का काम खत्म होता है तब हमारे को एक एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी ने हमारे को मॉडर्न साइंस ने एक डिवाइस दी जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कहते हैं। सो वो पेशेंट्स मेडिसिन लेते हुए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के बाद में उनकी मेडिसिन की डोजें कम हो जाती हैं, डोज कम हो जाती है, उनको इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आता है, उनका स्मूथनेस काम की बढ़ जाती है, दवाई का साइड इफेक्ट कम होने लग जाता है। लेकिन मेडिसिन फिर भी लेनी जरूरी है डीप ब्रेन से। ऐसे हालत में जैसे कि कोई पेशेंट मेडिसिन कंटिन्यूअसली ले रहा है, उसके बाद मेडिसिन जो है वो काम करना धीरे धीरे असर कम करना कर देती है, क्योंकि वो हर डिजीज में हर मेडिसिन के साथ हो जाए जो लॉन्ग लाइफ, लाइक जैसे कि डायबिटिक की भी कोई मेडिसिन ले रहा है तो बाद में उसे इंसुलिन करना पड़ता है। हाँ, ऐसा होता है। तो उसी तरह से इसको सर्जरी के बाद भी मतलब इफेक्ट अच्छा आता है पेशेंट बिल्कुल, को। और तो इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी विच हेल्प्स टू कंट्रोल पार्किंसंस अलोंग विद मेडिसिन। मतलब दवाइयों के साथ में ये कंट्रोल करती है, दवाइयों की डोज सिग्निफिकेंटली कम हो सकती है सिलेक्टेड पेशेंट्स में। राइट। सो ये जीबीएस कितना सेफ है सर? ये सर्जरी कितनी सेफ है? देखिए, ये सर्जरी रिलेटिवली इट्स वेरी वेरी सेफ, क्योंकि ये सर्जरी करने के पहले से ही हमारी प्रिपरेशन चालू हो जाती है। पेशेंट्स के एमआरआईज होते हैं, उनके स्कैन्स होते हैं, हमारे को मल्टीपल स्कैन्स करने पड़ते हैं। उसके बाद में मल्टीपल हमारे न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं पेशेंट्स को, स्कोरिंग सिस्टम्स होते हैं, वो पहले देखते हैं पेशेंट सूटेबल है कि नहीं। एनेस्थीसिया फिटनेस होती है जिसमें देखा जाता है कि पेशेंट उस पर्टिकुलर सर्जरी को एनेस्थीसिया को अच्छे से टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सर्जरी ये नॉर्मली कंप्यूटर गाइडेंस में होती है। ड्यूरिंग सर्जरी भी हम पेशेंट्स को कई बार जगह के एमईआर इलेक्ट्रोड्स के मतलब रिकॉर्डिंग के साथ में पेशेंट के हाथ और पैर के मूवमेंट्स देखते हैं। ये सर्जरी को आजकल नई टेक्नोलॉजी से करने का कारण रिस्क बहुत ही मिनिमल है। लेकिन अगर मैं आपको कुछ मेजर रिस्क बताना चाहूँ तो कुछ अगर आपको सबसे बड़ा इन्फेक्शन का रिस्क होता है, अगर पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस मिला हुआ है, तो वो रिस्क मिनिमल ना के बराबर होता है। दूसरा है कि हमने जब स्टिमुलेशन किया है तो स्टिमुलेशन जब वो वायर्स ब्रेन में जाते हैं तो देयर इज अ थियोरेटिकल चांस कि कोई ब्लीडिंग वगैरह हो जाए। वो चांस हमको हमेशा लेना पड़ता है, बट क्योंकि ये कंप्यूटर गाइडेड टेक्नोलॉजी है, इससे हम उन एरिया के ब्रेन से जाते हैं जो बहुत ही सेफ होते हैं, जहाँ पे कोई खून की नसें नहीं होती, उनको हम अवॉइड करते हैं, तो उसके चांसेस भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। फिर आता है इफेक्ट कि आप जब करंट दे रहे हैं तो करंट कहीं फैल तो नहीं रहा, उसके कारण कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। जैसे बहुत ही रेयर है, थियोरेटिकल रिस्क है कि सीजर आया है। दूसरा है कि अगर करंट ज्यादा फैल रहा है तो किसी को बोलने में दिक्कत हुई तो हम करंट कम कर देते हैं, वो सेटल हो जाता है। द चांसेस ऑफ रिस्क परसेंटेज इज वेरी वेरी लो एंड सक्सेस रेट इज वेरी हाई इन सेलेक्टेड पेशेंट्स। ओके। सो अंत में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर कि आज भी काफी लोग जो हैं ट्रीटमेंट के बारे में अवेयर नहीं है, पार्किंसन के बारे में, राइट? सो आज पार्किंसन डे है तो लोगों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आज का डे मनाने का पर्पस या वर्ल्ड पार्किंसंस डे मनाने का पर्पस ही अवेयरनेस फैलाना है। सो द मोमेंट आपको पार्किंसंस की बीमारी डायग्नोज होती है, जैसे ही आपकी मेडिसिन चालू होती हैं, you should continue medicines and then you should try to control it. You have to achieve a healthy lifestyle. अपना वेट कंट्रोल में रखिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए, जो टेक अ न्यूट्रिशनल डाइट, अवॉइड टॉक्सिन्स, हैवी मेटल टॉक्सिन्स, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, तो बैलेंस डाइट लेनी है। ये सब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करती हैं आपकी मेडिसिन को पार्किंसंस को कंट्रोल करने में। कुछ पेशेंट्स जिनको देयर इज फैमिली हिस्ट्री ऑफ पार्किंसंस है, मतलब कुछ लोगों में, वो अपने जेनेटिक टेस्ट आजकल अवेलेबल है, वो करवा सकते हैं देखने के लिए कि पार्किंसंस है। लेकिन जब ये बीमारी मेडिसिन के दायरे के बाहर जाती है और आपको अगर डीबीएस, आपके न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नाउ यू आर अ कैंडिडेट फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, दिस इज अ टाइम यू शुड रियली थिंक अबाउट इट। मैंने बहुत बार देखा है पेशेंट्स डर जाते हैं सर्जरी का नाम सुन के, एंड देन दे कीप ऑन सफरिंग, व्हिच इज नॉट द राइट चॉइस, क्योंकि वी कैन गिव बैक द इंडिपेंडेंस टू बिकॉज ऐसा भी होगा कि जैसे दवाइयाँ असरदार कम हो जाएंगी और सर्जरी भी नहीं कराएंगे तो धीरे धीरे एक हाँ, वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती ही जाती है और फिर इवेंचुअली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इंडिपेंडेंस, देखिए ज्यादातर ये पेशेंट्स ओल्ड एज में होते हैं, उस समय इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल में, मॉडर्न एरा में, योर इंडिपेंडेंस इज एवरीथिंग, राइट? तो हम वो इंडिपेंडेंस आपकी काफी हद तक बरकरार करके रख सकते हैं अगर आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी पे जाते हैं एडवांस पीडी में। राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज आपने बताई। थैंक यू सो मच, थैंक यू।